सामने रखें। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, मूविंग ऑन, अब वक्त है हमारे आज के शाम के दूसरे खास डिस्कशन का, जिसका टॉपिक है द फ्यूचर ऑफ अर्बनाइजेशन, रोल ऑफ टियर 2 सिटीज। वेल जैसे जैसे भारत एक ग्रामीण से एक शहरी समाज में परिवर्तित हो रहा है, ना केवल आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में मेगा सिटी और उनके भीतरी इलाकों को नर्चर करने की आवश्यकता है, बल्कि भविष्य में टियर 2 और 3 शहरों का साक्षात करने की आवश्यकता भी है। बल्कि जानकार से ये मानते हैं कि भारत के टियर 2 शहर जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का हिस्सा हैं, आने वाले कल में रियल एस्टेट बाजार के लिए हॉटबेड हो सकते हैं। इस शानदार चैट में हम पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्री लीडर्स से ये जानेंगे कि कैसे भारत के टियर 2 शहर शहरीकरण का भविष्य हो सकते हैं। तालियों के साथ चलिए आइए स्वागत कीजिए हमारे पैनलिस्ट का। सबसे पहले मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी पुष्यमित्रा भार्गव, मेयर इंदौर को, नीरज मांडलोई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन से अखिलेश राठी जी को, श्री गोपाल काबरा जी, एमडी एंड प्रेसिडेंट आरआर ग्लोबल को, और आखिरी में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर इल्लैया राजा, टीडीएम इंदौर को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये पैनल मॉडरेटर करने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी लक्ष्मण रॉय, इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर, सीएनबीसी आवाज को। ओवर टू यू मिस्टर लक्ष्मण। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें मौका देने के लिए। आप सभी मेहमानों का भी स्वागत इस मंच पे। मुझे कहा गया कि जो पैनल डिस्कशन का टॉपिक है जिस पे आम सहमति बनी वो ये था कि शहरीकरण का भविष्य क्या है, इसमें टियर 2 सिटीज की भूमिका क्या रहने वाली है। सच पूछिए तो मुझे इस शब्द से थोड़ी सी आपत्ति थी, लेकिन सहमति बनी तो मैंने कहा चलो मैं इस पर डिस्कशन करूंगा कि टियर 2 सिटीज जब कहते हैं तो आमतौर पे लोगों के मन में भूमिका आती है या फिर छवि बनती है कि चलो 2M दर्जे का शहर है। मुझे समझ में नहीं आया कि ये शहर 2M दर्जे का कैसे हो सकता है। वैसे टियर 2 सिटीज का जो विभाजन किया गया था वो जनसंख्या के आधार पर किया गया था। अब आप ऐसे शहर को जहां पे सबसे ज्यादा आपको पता है लग्जरी कार का ग्रोथ रेट है वो कहां पे है, दिल्ली में नहीं है, मुंबई में नहीं है, इन्हीं शहरों में जिसको हम लोग टियर 2 सिटीज कहते हैं, जिसको लेके हम 2M दर्जे का शहर मान बैठते हैं आमतौर पर। और अब ये लग्जरी कार वाली कंपनियां सबसे ज्यादा अपने आउटलेट यहीं खोलने जा रही हैं। और कोरोना में जब दिल्ली मुंबई की अर्थव्यवस्था बिल्कुल थम सी गई थी तो आपको पता है कि इन्होंने बचाया पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, वो यही टियर 2 सिटीज था। तो यहाँ पे पॉलिसी मेकर भी रहे हैं, केंद्र सरकार में भी रहे हैं और मेयर साहब भी हैं। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि टियर 2 सिटीज का नाम बदल करके यंग सिटीज कर दें या फिर सुपर सिटीज कर दें, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगे कुछ हम नई जगह जा रहे हैं। खैर मेरी इस बात से कितना सहमत होंगे, शुरुआत मेयर साहब आपसे करूंगा। आपको लगता है कि वाकई टियर 2 सिटीज में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि वो अब देश की अर्थव्यवस्था और देश के भविष्य के आगे के ग्रोथ के इंजन बनने वाले हैं? निश्चित तौर पे देश के ऐसे तमाम शहर जो अब अपने आप को टेक ऑफ मोड में रखते हैं, वो ही देश की अगली संभावना है। इसके 2-3 प्रमुख कारण हैं। एक, लो कॉस्ट लिविंग है, आपको स्किल्ड और चीप लेबर यहां पे मिलेगा, और देश का ऐसा यूथ मिलेगा, ऐसा पोटेंशियल मिलेगा जिसके मन में स्वयं के लिए और परिवार के लिए कुछ करने की लालसा है। तो जहां करने वाले लोग मिलेंगे उन्हीं शहरों से देश की संभावना है। मैं इंदौर का उदाहरण देकर हर बार ये बात कहता हूं और बाकी सब लोगों से भी ये बात कहता हूं कि मेरे पिताजी और दादाजी हमेशा एक कहावत सुना के मुझे प्रोत्साहित किया करते थे कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो इंदौर ने केवल देश को नहीं पूरी दुनिया को ये उदाहरण देकर बताया कि अगर हमने एक स्वच्छता को अपनी यूएसपी बनाया, अभी देश भर में ये माहौल है कि सड़कें बनाओ, होटलें खोलो, नए स्कूल कॉलेजेस खोलो,
फिर इन्वेस्टमेंट में आएगा, फिर डेवलपमेंट होगा। लेकिन इंदौर अब देश के सामने एक ऐसा उदाहरण है कि यदि हमने अपनी एक यूएसपी को अपना ब्रांड बनाया तो दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट, दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर, दुनिया भर की प्लानिंग के कोर्सेस अपने आप इंदौर की तरफ आएंगे। तो वैसे ही ये जो देश के ऐसे शहर हैं जिनका पोटेंशियल केवल हिंदुस्तान में नहीं, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में उनको चलाने का काम कर रहा है, उस पोटेंशियल को हमको कैटर करना है, हर अपने शहर की एक यूएसपी बना के। ये जो पोटेंशियल कैटर करने की बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और ये यूएसपी हर शहर का होना चाहिए। ये भी बात मुझे लगता है बहुत सही है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री की तरफ से ये ऐलान भी किया गया था कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा जो उस डिस्ट्रिक्ट की पहचान बनेगी। उसमें शहर भी आमतौर पर आ ही जाते हैं। तो ये एक इसको लेके क्या रणनीति होनी चाहिए? नीरज जी आपसे पूछना चाहूंगा कि इन्होंने बताया यूएसपी स्वच्छ है इंदौर का, लेकिन कई शहरों की अपनी यूएसपी है, हेरिटेज है, वहां की संस्कृति है और वहां की कुछ खासियत है, कई बार अपने आप पनप जाती है। जैसे हमने राजस्थान की बात करी, कोटा की बात करी, वहां पे एजुकेशन हब बन गया। तो ये कितना संभव है कि हर शहर के अपने यूएसपी या फिर बनाया जाए या फिर विरासत मिली हो, उसको हम लोग एनकैश करें? डेफिनेटली एक तो टीयर 2 सिटी प्लानिंग कमीशन का नामकरण है, तो हम उसको डिमीन न करें क्योंकि वो दोयम दर्जा बिल्कुल नहीं है। वो देश के द्वितीय कतार में खड़े हुए शहर हैं और जो 40 लाख से अधिक के मेट्रो होते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, आगरा, बेंगलोर, उनसे नेक्स्ट लेवल पे जनसंख्या के आधार पे हैं। और लोगों के मन में एक छवि जाती है कि जैसे हाँ, आपका ये सुझाव अच्छा हो सकता है कि इसका और बेहतर कोई डायनेमिक सा नाम रखें, पर क्लासिफिकेशन 2 से लेके 4, 5, 6, 7 तक टीयर चलता है। दूसरा पॉइंट जो आपने मेयर साहब से पूछा था वो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक बहुत स्टैंडर्ड लाइन हम अर्बन डेवलपमेंट में कहते हैं कि 70% ऑफ अर्बन इंडिया ऑफ 2040 इज येट टू बी बिल्ट। आज हम जो देख रहे हैं वो केवल 30% है अगले 25 सालों का। यानी आप सोचिए कहां जाएगा शहर, और इसमें गुंजाइश इन शहरों में ज्यादा है। ये घूम के बात आती है कि आज बेंगलोर में ऑलरेडी एयरपोर्ट से कहीं जाने के लिए लोग बोलते हैं मैं दिल्ली से बेंगलोर गया और फिर बेंगलोर से बेंगलोर गया। तो ऐसी स्थिति इंदौर में नहीं है, ऐसी स्थिति टीयर 2 सिटीज में कहीं नहीं है। अधिकांश जगह, आज मैं सुबह ग्वालियर से निकला हूं तो 12 मिनट मुझे एयरपोर्ट पहुंचने में लगे। तो ऐसी ये एडवांटेज है हमारी सिटीज के। और 25 लाख की आबादी के कम में मेट्रो मिलना, ये बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास को जो चेन्नई को मिली है, ये कब मिला? उनको जब 1 करोड़ की आबादी क्रॉस करी। और इंदौर जैसे शहर हैं वो लकी हैं कि उनको 25 लाख की आबादी पे मेट्रो की सौगात मिली। हालांकि मैं इंदौर पे नहीं जाऊंगा, तो टीयर 2 सिटीज में आज 17 जगह पे मेट्रो लग रही है। लेकिन ये सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लखनऊ का उदाहरण है, मेट्रो बना वहां पे, लेकिन वहां पे जो उसका प्रॉफिट मारने का है, जो टारगेट है, तो उससे काफी दूर चल रहे हैं। वैसे आपके पूरी दुनिया में कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रॉफिटेबल नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है और वो एक आम आदमी को मदद देती है। आम आदमी को सब्सिडाइज करना ही पड़ता है। एक हांगकांग एक उदाहरण है, हांगकांग मेट्रो, जो अपने आप में कमा के चलाती है। बाकी पूरी दुनिया में, यूरोप हो चाहे अमेरिका हो चाहे भारत के अन्य क्षेत्र हो, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस हो चाहे मेट्रो हो, गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना ही चाहिए। और हजारों चीज गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों ना करे? क्योंकि उसका इतना बड़ा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, उसका इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट। क्योंकि आपने कुछ विदेश के शहरों का एग्जाम्पल दिया, तो इलिया राजा साहब से पूछूंगा, आप काफी यंग ऑफिसर हैं और आपने देखा भी होगा, तो अगर दूसरे देशों की तुलना करें भारत के टीयर 2 सिटीज से, तो आपको क्या लगता है कि वहां पे क्या अलग था जो हमारे यहाँ मिसिंग है और उस तरफ हमें कुछ करना चाहिए? क्योंकि आप डे टू डे बेसिस पे लोगों से मिलते हैं, आप डीएम हैं और दूसरे शहरों के कई टीयर 2 सिटीज के डीएम रह भी चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन का ही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जैसे पोटेंशियल के बारे में बात आ रही थी, हम लोग पोटेंशियल है इसलिए भी बैठे हुए डिस्कशन कर रहे हैं। एंड टीयर 1 सिटीज की लिमिटेशंस है, उसका एनकैश करने के लिए टीयर 2 सिटीज का अपॉर्चुनिटीज है, स्कोप है और नेचुरल प्रोसेस है। आपका कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नेचुरल प्रोसेस है। टीयर 2 सिटीज का पोटेंशियल लीश आउट है ना, उसको है ना हार्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। जैसे दूसरे कंट्रीज हैं, जैसे हम लोग देखें तो प्रॉब्ली हम लोग यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज का, अमेरिकन मॉडल का जनरली अर्बनाइजेशन का हम लोग है ना फॉलो करते हैं, ग्रीक मॉडल है ना फॉलो करते हैं। बट आज चाइना है, फॉर एग्जाम्पल
चाइना का हम देखें तो चाइना का इवन ग्वांगझो प्रोविंस है, वहाँ की ना सिटी है, इवन टियर 2 सिटी है, द वे उन्होंने मतलब है ना पूरा चीजों को हार्वेस्ट किया और उन्होंने एक फ्यूचर सिटी बनाया, पूरा सस्टेनेबल सिटी बना दिया पूरा। जैसे अभी टियर 2 सिटी को हम लोग टियर 1 सिटी जैसे हम बनाना चाहेंगे तो वो हम लोग इमीडिएटली उसका कॉपी करके फॉलो तो करेंगे, बट देन अगेन फिर से वही लिमिटेशन पे हम लोग है ना फंसेंगे, फिर वापस है ना टियर 3 सिटीज और टियर 4 सिटीज के ना डायरेक्शन में जाएगा। हमको लॉन्ग टर्म पे सस्टेनेबल वे में, जैसे इंदौर के ना बात आई तो हमको नेक्स्ट 30 इयर्स 40 इयर्स तक है ना हमको है ना इसकी इकोनॉमिक बेनिफिट को है ना हमको हार्वेस्ट करना है। तो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे सिटीज का है ना मॉडल है। जर्मनी का है ना फ्राइबर्ग है, वहाँ की ना सिटी है, मतलब है ना वॉबर्ग है ना एरिया है, तो वो भी है ना हमारे लिए बहुत अच्छे मॉडल है। सो आई थिंक जब हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे तो डेफिनेटली ना उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट बिल्कुल दुनिया में ऐसे बहुत सारे सिटीज हैं हमारे लिए ना आदर्श है। हम जैसे टायर 1 सिटी से हम लोग है ना कुछ चीजें हम लोग सीखेंगे, उनकी लिमिटेशन से हम लोग सीखेंगे, उसकी है ना कमियां है उसको दूर करेंगे, उसके साथ साथ वर्ल्ड की अदर मॉडल सिटीज हैं उससे भी हमको ना लर्निंग करने की जरूरत। हालांकि अब एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज से नहीं सीखते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हमसे सीखना शुरू कर दिया है। काबरा साहब आपसे कि जब भी बात आती है कि शहर को सुधारा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, तो हम लोग सरकार की तरफ मुंह देखते हैं कि सरकार कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है। क्या ऐसा संभव नहीं है कि पब्लिक पार्टनरशिप प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे कुछ करें, या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, वो कहे कि हम इसको आगे चला कर दिखाते हैं आपको। एक छोटा सा शहर है जमशेदपुर, जो इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल रहा है वर्षों पहले। देखिए, जमशेदपुर का मुकाबला करना बहुत अलग बात है, क्योंकि जमशेदपुर अपने आप में केस स्टडी है और ये शायद मेरे ख्याल से 80-100 साल पहले हुआ था। इसके बाद भी अगर महाराष्ट्र में देखें तो जलगांव एक अच्छी म्यूनिसिपालिटी बनी, जहाँ का ड्रेनेज सिस्टम 25 साल पहले पूरा सबसे मॉडर्न अगर कोई इंडिया में है तो जलगांव है, राइट। इंदौर यानी टायर 2 सिटी के पास अपॉर्चुनिटी है। मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि बॉम्बे का भविष्य बिल्कुल भी ब्राइट नहीं है होने चाहिए। इतना एक्सपेंसिव है, अनएफोर्डेबल है, बड़े से बड़े आदमी के लिए भी और मिडिल क्लास के लिए भी। यही तो टियर 2 सिटीज के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो वही तो बोलता हूँ, ये अपॉर्चुनिटी है। और इंदौर देखिए, जो अभी बॉम्बे दिल्ली जो नया हाईवे बनेगा, तो जो गडकरी जी का वीडियो देखते हैं, स्पीच सुनते हैं, उसमें आता है कि बॉम्बे से इंदौर आप 6 घंटे में पहुंच जाएंगे और इंदौर से दिल्ली आप 6 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो एकदम राइट प्लेस है। जैसे हम लोग एक्सपोर्ट में हम लोग बात करते हैं ना, इंडिया के राइट प्लेस, तो इंडिया तो राइट प्लेस 100 साल पहले भी था, 2000 साल पहले भी था। अखिलेश राठी साहब, जो काबरा साहब ने बताया और इनसे पहले जो स्पीकर्स ने बोला, तो चूंकि आप मैनेजमेंट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसको किस तरह से आगे हम लोग जमीन पर लागू कर सकते हैं? देखिए, बेसिकली कहीं भी अगर अर्बन प्लानिंग होती है या कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तो उसमें स्ट्रक्चरली आपको देखना पड़ता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अगर अपन सिर्फ इंदौर की बात करें तो इंदौर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज से 10-20 साल पहले था और जो आज है, उसमें एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट का पार्ट इंदौर के इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया है। चाहे आप सुपर कॉरिडोर तरफ जाएं, चाहे आप जो इवन प्राइवेट डेवलपर्स काम कर रहे हैं, वो अब मैसी डेवलपमेंट वाला काम नहीं हो रहा है। तो पहली पार्ट तो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज पॉजिटिव। और दूसरा, जो आपने बात करी शहर की ब्रांडिंग की बात करी, तो अब आपको इंदौर किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ता कि व्हाट इज इंदौर या यू आर फ्रॉम इंदौर, क्योंकि जो ये प्रवासी भारतीय हुआ, सफाई ने तो ऑफकोर्स झंडे गाड़े दुनिया में, प्रवासी भारतीय के बाद भी दुनिया भर के 200 देशों में एम्बेसीज ने चर्चा करी कि इंदौर चलिए, और जो लोग इंदौर से गए हैं वापस, उन्होंने जो इंप्रेशन कैरी किया है, तो आज केवल शहर में या देश में, दुनिया में नाम हो गया इंदौर का कि इंदौर इज अ वेरी पॉजिटिव प्लेस। और किसी भी सिटी के डेवलपमेंट में या किसी भी टियर 2 डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा पार्ट है कि हार्डवेयर तो अपन ने बात करी, अच्छा हो गया, रोड्स अच्छी हो रही हैं, मेट्रो हो रहा है। इंदौर शहर के लिए स्पेशली यहाँ का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आके इंदौर में सेटल होता है तो ही इज नॉट एन आउटसाइडर। इट इज यहाँ ना ये मराठी का शहर है, ना ये शहर किसी राजस्थानी का है, ना ये शहर सबका है। जो आता है वो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इंदौर की सॉफ्ट स्किल्स या जो यहाँ के इंटरपर्सनल बिहेवियर की पार्ट है कि जो भी इंदौर अगर 2-5 साल नौकरी कर गया या यहाँ रह गया, वो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ का हार्डवेयर के साथ साथ यहाँ का सॉफ्टवेयर भी काफी मजबूत होता जा रहा है। मेयर साहब, एक जो इशू मैंने कई शहरों में देखा है कि टैलेंट को हम बुलाते हैं, इन्वेस्टर्स को यहाँ बुलाते हैं, लोग ये सोच के आते हैं कि चलिए वहाँ चला जाए, वहाँ पे सस्ता लेबर है, सस्ते प्रॉपर्टी है, लेकिन जब स्किलिंग की बात आती है तब लगता है कि नहीं, शायद बड़े शहरों में ज्यादा स्किल्ड मैन पावर मिलता, बड़े शहरों में शायद ज्यादा बेहतर व्यवस्था होती।
यहाँ शायद ऐसा ना मिले। तो ये कितना बड़ा कंसर्न है और इसको कैसे आप लोग दूर करेंगे? स्किल्ड लेबर इज ऑलवेज अ चैलेंज। हमेशा जब भी हम इन्वेस्टमेंट हो या लोगों को जब किसी भी शहर में, केवल इंदौर नहीं, देश के किसी भी शहर में आपको यदि किसी को ले जाना है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सिर्फ इंदौर के नहीं, क्योंकि आप उभरते हुए देश के नेता भी हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पहले भी जो बात कही थी मैं वही कह रहा हूं कि जहां जिसकी यूएसपी डेवलप की जा सकती है उस यूएसपी के अकॉर्डिंग वोकेशनल ट्रेनिंग हो, स्किल्ड लेबर की ट्रेनिंग हो। जैसे मैं एज ए यंग डेलीगेट पॉलिटिकल पार्टी का चाइना गया था, तो मेरे को जो सबसे ज्यादा जिस बात ने आकर्षित किया, उनका एक रूल था। कई बार कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के रूल बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, लेकिन एक छोटा सा उनके यहाँ नियम है कि यदि 5 गांवों में टमाटर की खेती हो रही है तो उन 5 गांवों के पास में जो सॉस बनाने की फैक्ट्री है उस सॉस फैक्ट्री को वो टमाटर खरीदना जरूरी है। उसके बाद बच जाए तो अलग बात है। तो ऐसे एरिया वाइज स्किल्ड लेबर को डेवलप करके एरिया वाइज यदि हम लोगों को ले जाएंगे तो अपने आप ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएगी। मैं लेकिन इससे एक इमोशनल बात आपको बता रहा हूं। अभी जो ट्रेंड है यूथ का, स्पेशली मैंने 2004 में लॉ पास आउट किया, तब मेरी क्लास में से 90% बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने थे और उसमें से 80% अभी इंदौर वापस आ गए हैं। तो हर आदमी अपने शहर में आना चाहता है और कम सैलरी पे भी इंदौर आने को तैयार है। तो उतनी भर सुविधाएं अगर हम शहर में अपने अपने लोगों को दे देंगे तो मुझे लगता है कि वो जो स्किल्ड लेबर का चैलेंज है, पोटेंशियल का चैलेंज है, अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपको लगता नहीं है सर कि कुछ स्पेशल फोकस करने की जरूरत है, सरकार को इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है? भले ही किसी शहर की यूएसपी हो या फिर यहाँ पे जो ज्यादा पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जिस सेक्टर का आ रहे हैं उस सेक्टर के लिए हम कुछ R&D फैसिलिटी पहले से अवेलेबल कराएं, क्योंकि शुरुआत में प्राइवेट सेक्टर के लिए हो सकता है वायबल ना दिखे, तो VGF जैसे कुछ स्कीम लेकर के आए, कुछ ऐसा करें ताकि उनको लगे कि नहीं यहाँ पे सुविधाएं हैं हमारे पास, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ सड़कें नहीं है, फ्लाईओवर नहीं है, मेट्रो नहीं है, बल्कि हमारी इंडस्ट्री के लिए भी सुविधाएं हैं। देखिए, रोजी पिक्चर तो बहुत अच्छा है और सब लोग पॉजिटिव हैं, लेकिन जैसा मेयर साहब ने कहा, चुनौती भी बहुत बड़ी है। अर्बन सेक्टर का जो आपका टाइटल है फ्यूचर ऑफ अर्बनाइजेशन, उसमें हमारे सामने 2 बहुत बड़े प्रेत खड़े हैं। पहला है फाइनेंसिंग और दूसरा है कैपेसिटी। हम लोगों में हम स्वीकार करते हैं कि वो क्षमता नहीं है हमारी टीम में अभी, चाहे वो ऑफिसर्स हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे प्लानर्स हों, कि हम आज से 20 साल बाद का इस एक्सप्लोसिव ग्रोथ के साथ जो देश आगे बढ़ रहा है हम डिलीवर कर पाए। हम स्वीकार करते हैं, कोशिश सभी कर रहे हैं, लेकिन कैपेसिटी बहुत बड़ा एक रोड़ा है। और दूसरा फाइनेंसिंग है। आप ये जानो कि आज देश में सारे जो अर्बन बॉडीज हैं उनका 80% खर्चा, चाहे वो अपना एस्टेब्लिशमेंट का हो चाहे विकास का हो, वो सरकार के ग्रांट पे निर्भर है। 3% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है और 17% विभिन्न प्रकार के डिवोल्यूशन है। हालांकि इस बारे में बॉडीज के काम करने के तरीके भी जिम्मेदार है। बिल्कुल, लेकिन इसका सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन है कैपिटल मार्केट को एक्सेस करना, इसका सोल्यूशन है अपने दम पे, और इंदौर ने वो भी करके दिखाया। मैं उसके लिए इंदौर को बहुत बधाई भी दूंगा कि उन्होंने पहले एक कदम में अपने बॉन्ड से शुरुआत करी और आज देश का दूसरा शहर बना है जो ग्रीन बॉन्ड्स लेकर भारत सरकार से इंसेंटिव्स और एक्लोड्स प्राप्त कर रहे हैं। तो फाइनेंसिंग और कैपेसिटी, ये हमारा अर्बनाइजेशन का फ्यूचर डिसाइड करेंगे, और ये दोनों के लिए भारत सरकार भी सजग है, राज्य सरकार भी सजग है, लेकिन ये चुनौती बड़ी है और इसमें हमको बहुत संभल के कदम रखने होंगे। ये आपने फाइनेंसिंग की बात की, तो हमें लगता है कि भारत सरकार की तरफ से भी कई सारी स्कीम चलती है, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, उनको फंड दिया जाता है। तो ऐसे शहरों में जहाँ स्टार्टअप आगे बढ़ करके आए, वहां पे अपने एस्टेब्लिशमेंट को खड़ा करें। इसके लिए क्या आप हर शहर में, चूंकि मध्य प्रदेश में Tier 2 सिटीज काफी ज्यादा हैं, कुछ इस तरह के इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं? सरकार हमेशा जो भी मार्केट डिमांड होती है, जो यूथ की एम्प्लॉयमेंट की, उसमें काम करते हैं। जैसे अभी आपके सामने IDA ने प्रस्तुतिकरण में कहा था, 2,000 क्षमताओं के स्टार्टअप पार्क्स हैं, IT पार्क्स हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, स्किल सेंटर्स हैं, ग्लोबल स्किल पार्क है। ये सब सरकार की योजनाएं हैं, पर अगेन इनका कंट्रीब्यूशन 2-5% यूथ को टच कर पाएगा। हमारा देश आज 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या का है। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड यूथ को, इतना बड़ा हमारे पास यूथ की पोटेंशियल है, वो सरकार की योजनाओं से नहीं होगा।
वो प्राइवेट सेक्टर और सरकार के साथ मिलकर ही हो। फाइनेंसिंग की बात की, वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है। हर जितने भी अथॉरिटी होते हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटी, सब जगह का चैलेंज होता है। मेरे साहब, ग्रीन बॉन्ड एक आपने एग्जांपल दिया, तो ये सिर्फ ग्रीन बॉन्ड तक ही सीमित रहना है कि आप उसका पोटेंशियल और देख रहे हैं किसी और सेगमेंट को फाइनेंसिंग के लिए इस तरह की चीजें हम ला सकते हैं? देखिए, जैसा प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि फाइनेंसिंग एक चैलेंज है, तो ग्रीन बॉन्ड्स की भी अपनी एक लिमिट है, लेकिन इंदौर ने जो करके बताया है वो बाकी सब लोगों के लिए एक मैसेज है। इंदौर का सिर्फ जलूद से पानी लाने का जो खर्चा है, इट इज अराउंड 300 CR पर ईयर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का है, डिस्ट्रीब्यूशन उसमें अलग है। तो वो 300 करोड़ रुपए का खर्चा कम करने के लिए हमने सोचा कि वहां एक सोलर प्लांट लगाया जाए। वहीं सोलर प्लांट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी का सोर्स है, उसको लगाने में अगेन 300 करोड़ का खर्चा था, तो क्यों ना उसके लिए पब्लिक इशू लिया जाए। अदरवाइज कोई सी भी बैंक हमको लोन दे सकती थी, केंद्र सरकार लोन दे सकती थी, लेकिन हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर यहाँ बैठे ही हुए हैं, मुच्छाल साहब ने बहुत अच्छा प्लान बनाया। तो मेरे पहले माननीय सांसद जी थे, वो इसको पूरा देख भी रहे थे। तो देश भर में एक दिन में इंदौर के ब्रांड से 661 करोड़ रुपए मिले। और मैं सर थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं, ग्रीन बॉन्ड लाने वाला पब्लिक इशू करके ये देश की पहली अर्बन लोकल बॉडी है। बाकी कई सारी अर्बन लोकल बॉडीज पब्लिक इशू लेके आई हैं, और ये तब हुआ जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बजट भाषण में 3 बार इस बात को कहती हैं कि म्युनिसिपैलिटी शुड कम अप विद दी बॉन्ड्स, म्युनिसिपल बॉन्ड्स। तब हम सेबी से अप्रूवल ले चुके थे। तो ये करते रहेंगे अलग अलग इश्यूज के। अर्बन बॉडीज पे बात आई तो मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। अर्बन बॉडीज एक ऐसी चीज है जिससे हर शहरी रोजाना दो चार होता है। जो इन्वेस्टर्स आते हैं उनको भी जाना पड़ता है किसी न किसी वजह से, लेकिन उनके कामकाज का तरीका 70s 80s के बाद से लेके अभी तक नहीं बदला है। अब इंदौर का मुझे नहीं पता, कई शहरों मैंने देखा है कि अभी भी आपको पानी या सीवर के बिल जमा करने के लिए जाना पड़ेगा, फलाने ऑफिस जाके जमा करिए, या फिर वहां के फोन करिए तो बिजली की व्यवस्था ठीक होने में 24 घंटे 48 घंटे लगते हैं। क्यों ना हम लोग कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचे कि ये और अर्बन बॉडीज का तो कायाकल्प कर दिया जाए, या फिर हम लोग इसमें प्राइवेट लोगों को लाया जाए। चूंकि एक रियल एस्टेट कॉन्क्लेव है, तो मैं पहले ये स्वीकार करूंगा कि हमारा रियल एस्टेट का जो रेगुलेशन है और जो उसकी अनुमतियां हैं, जो प्लानिंग है, वो डेफिनेटली बहुत यूजर फ्रेंडली नहीं है। जैसा कुछ पैनलिस्ट कह रहे थे, बड़ा रिजिड है और रिस्ट्रिक्टिव है। लेकिन उसके अदर साइड में जैसा आपने सिटीजन की बात करी, उस पे मैं आपसे थोड़ा डिफर करूंगा। मध्य प्रदेश देश का वैसा राज्य है जो 7 साल से 100% ऑनलाइन डिजिटल आ चुका है। चाहे वो अपना किसी प्रकार का पेमेंट हो, सफाई का हो, जल का हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, आप दुनिया में किसी भी कोने पे बैठ के अपना दे सकते हैं। ई नगर पालिका प्रदेश के 413 निकायों में चल रही है और वो कॉन्टैक्टलेस, ह्यूमन कॉन्टैक्टलेस है। नक्शे पास करने के लिए जो ऑटोमेटिक बिल्डिंग परमिशन सिस्टम है वो भी 100% कॉन्टैक्टलेस है। लेकिन नक्शा एक आदमी को व्यक्तिगत पास कराना होता है, परंतु जब बात बड़े डेवलपमेंट की आती है उसमें जरूर चुनौतियां हैं। हमारा जो लैंड डेवलपमेंट के रूल्स हैं उसमें बहुत सुधार और डायनामिज्म, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एंगल से आवश्यक है। इलिया राजा साहब, एक जो चैलेंज है शहरीकरण का वो ये है कि जब हम शहरीकरण के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं तो चीजों को दुरुस्त करने जाते हैं तो अलग अलग एजेंसीज इतनी ज्यादा होती हैं कि उनके बीच कोऑर्डिनेशन एक बड़ा चैलेंज होता है। तो ये आप कितना फेस करते हैं? डेफिनेटली जैसे अभी अर्बनाइजेशन में ना 2 पार्ट है। मेरे हिसाब से एग्जिस्टिंग ना सिटी है और एक न्यू सिटी है। मतलब आपका है ना आने वाला है ना डेवलपमेंट है। जैसे मोस्टली रियल एस्टेट सेक्टर का भी डेवलपमेंट मोस्टली अर्बन नगर निगम एरिया में ऑलमोस्ट लिमिट हो गया है। मतलब अभी बाहर के एरिया में चल रही है। सो ग्रामीण क्षेत्र आ जाता है। जैसे ग्रामीण रूरल एरियाज आता है कि रूरल एरियाज की रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी रिसोर्सेज हैं, डेफिनेटली उसमें ना डेफिशिएंसी है। अभी हम लोग ने लगातार हम लोग क्रेडाई से भी ना बात कर रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं। अभी जैसा अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि उनकी ईसी कैसे करे, ईज ऑफ डूइंग ना बिजनेस कैसे करे, वो बेहतर से बेहतर है ना कॉलोनीज और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करे, वो भी हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमको काम करने का जरूरत है। उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन विद वेरियस डिपार्टमेंट्स है, उसमें डेफिनेटली ना इश्यूज हैं, वो हम लोग लगातार है ना उसको एड्रेस कर रहे हैं। एक पोर्टल के माध्यम से, सिंगल विंडो के माध्यम से उनकी इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करें, सो दैट
एक ट्रांसपेरेंसी भी रखे और सेम टाइम उनको इन्वेस्टमेंट मोबिलाइजेशन से लेकर उसमें डिले ना हो, बैंक से ना उनका कोऑर्डिनेशन हो रही है, बट यहाँ है ना हमारी परमिशन है ना मिलने में डिले हो रही है, वो ना हो। उसके साथ साथ जैसे कि अभी जब भी नगर निगम अपना एक प्लानिंग करता है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, अभी जैसे अमृत 2 प्रोजेक्ट में 2000 नेक्स्ट है ना 20-30 ईयर्स का प्लानिंग करना है, तो एक जलूद से ना आपको है ना पंपिंग करके आना है, सो दैट सप्लाईज अपना नगर निगम एरिया। सो अभी हमारी सारे डेवलपमेंट्स हो रही है रूरल एरियाज में। सो रूरल एरियाज में जब तक हम इस सारे प्रोजेक्ट्स को जब कंप्लीट करेंगे तब तक हमारी रूरल एरियाज की डिमांड है वो ऑलरेडी अर्बनाइज्ड है, मतलब नेक्स्ट है ना मतलब एरिया में, उसमें हम लोग ना मास्टर प्लान में भी एड्रेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, साथ से लगातार है ना सभी लोगों से डिस्कशन भी हो रही है। मैं आऊंगा, मुझे कावरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, 2-3 सवाल जो लगते हैं ना, जैसे इन्वेस्टमेंट की बात की सर ने और कैसे करेंगे, तो दुनिया बहुत अलग रास्ते में जा रही है। अगर आप देखेंगे तो फॉरेन में धीरे धीरे एवरीथिंग गोइंग प्रीपेड, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रीपेड है, आपका वाटर का बिल है प्रीपेड, एवरीथिंग इज प्रीपेड। तो प्रीपेड होने से एक तो आपका रेवेन्यू, आपको पैसे पहले मिल जाएंगे तो आपका ब्याज बचेगा, और दूसरा ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जो है जैसे हम प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, मेरे को लगता है नगर निगम में सबसे ज्यादा जरूरी, चाहे बॉम्बे हो चाहे इंदौर हो, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का प्रोग्राम होना चाहिए। इनकी जो रेवेन्यू के सामने जो खर्चे हैं इसका कोई बहुत बड़ा मिसमैच है। से आप बॉन्ड ले आइए, पैसे ले आइए, पर आप ये सोचिए 50 साल बाद, आज समझो किसी की भी सरकार है, 5 साल बाद 10 साल बाद जिसको चुकाना उसका क्या होगा, तो हाउ वी आर गोइंग टू रीपेमेंट। तो ये सारी चुनौतियां, इसको मेरे को लगता है। सब सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बड़ा गैप है, जितना हमारा खर्चा है और कलेक्शन में जमीन आसमान का अंतर है, निश्चित तौर पे है। पर जैसे जैसे लोगों में अब अवेयरनेस आ रही है, मेरे पास जितने फोन और लोगों के संपर्क इस बात के लिए आते हैं कि बिल कम कराओ, उतने ही आजकल फोन इस बात के लिए भी आते हैं कि ये समय पे कैसे चुक जाए, इसका मैकेनिज्म भी खड़ा करो। तो अवेयरनेस आ रही है लोगों में, केवल इतना नहीं है। पर कुछ कई बार पॉलिटिकल कांस्टेंट होते हैं। मैं ये मानता हूं कि जिस लेवल से जितना पानी का खर्चा है उतना बिल लेना चाहिए, सामान्य बात है, लेकिन वो नहीं हो पाता है। लेकिन चूंकि समय काफी कम है और आप लोगों ने माना भी कि चुनौतियां भी हैं और इसको भी काफी ज्यादा है, एक एक सवाल मैं आप सभी लोगों से पूछूंगा और इसमें दिल से जवाब दीजिएगा, दिमाग कम लगाइएगा। आपसे शुरुआत करता हूं कि मान लिया आपसे कहा जाए कि आप जो कहेंगे उसको हम लागू करने जा रहे हैं, तो शहरीकरण को दुरुस्त करने के लिए कोई एक कदम बताइए जो करना चाहिए। देखिए, किसी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, संक्षिप्त में एक लाइन में बिल्कुल 2 लाइन के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप दोनों ने मेंशन किया, इसका बहुत बड़ा रोल है। मध्य प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडस्ट्री में और आईटी में, आईटी और सुनिए, जस्ट लेट मी कंप्लीट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आईटी में और इंडस्ट्री में बहुत तेजी से काम कर रहा है, और जो मैंने सुना है रियल एस्टेट सेक्टर में उसमें काफी गैप्स हैं, तो शायद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वहां तेजी से काम होना चाहिए। मेयर साहब, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए शहरीकरण के इस चुनौतियों को दूर करने, कोई एक कदम जो आपको लगता है कि उठा देना चाहिए? वही कदम है, जितना हम खर्चा कर रहे हैं उतना रिटर्न मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, एटलीस्ट कोई प्रॉफिट ना हो पर उतना रिटर्न आना चाहिए, ताकि उन्हीं लोगों के लिए नई स्कीम्स बनाई जाए। हालांकि अगले 10-15 साल में काफी मुश्किल है। नीरज जी, मैं वही 2 बिंदु उठाऊंगा, फाइनेंसिंग और कैपेसिटी। इसमें हमको नई तकनीक, नए आइडियाज की जरूरत है, जिसमें बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर का रोल भविष्य में केंद्र सरकार में थे, अर्बन मिनिस्ट्री में तो फाइनेंसिंग पे चर्चा होती थी, वहां पे कुछ इस तरह से चैलेंजेस सामने आए। डेफिनेटली हमने स्मार्ट सिटी मिशन बनाया था 2014 में, तो 50% ही पैसा दिया। आज देखिए देश के 100 शहरों में लगभग वो मिशन समाप्ति पर है और उसका बाकी आधा पैसा शहर से आया। तो शुरुआत हुई थी, सोचा भी था, और अमृत जैसा मिशन है तो उसमें अब 25% ही ग्रांट रह गई है, 75% हमको शहरों को खुद पैदा करना है। इंदिरा राजा साहब, अगर जिस तरीके से हमने रैंकिंग की शुरुआत करी, स्टेट रैंकिंग की शुरुआत करी, अब धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग पे जा रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग शहरों में रैंकिंग की शुरुआत करें ताकि एक आपस में कंपटीशन आए दुरुस्त करने के लिए? डेफिनेटली, बट अभी फिलहाल डिफरेंट पैरामीटर्स और रैंकिंग है, जैसे स्वच्छता में, सैनिटेशन में ना रैंकिंग है, मतलब वाटर प्लस सिटीज का है ना, आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब कितने भी सिटीज का ना अपना मापदंड तय कर लिया कि आप ये अचीव करोगे तो आपके ना वाटर प्लस है ना कहलाया जाएगा, आप ओडीएफ अचीव करोगे तो उसका कहलाया जाएगा। अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स का अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सभी पैरामीटर्स ला रहा है। डेफिनेटली हेल्थी कंपटीशन के लिए रैंकिंग अच्छा है, सो दैट एक्चुअली पीपल सिटीज है ना कम्पीट विद ईच अदर, वो अच्छा रहे। कबरा साहब, कोई एक आइडिया जो आप देना चाहेंगे पॉलिसी मेकर्स के सामने? सर, ईज ऑफ लिविंग सबसे ज्यादा जरूरत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खाली बिजनेसमैन के लिए रहने दो, पर आम पब्लिक के लिए
ईज ऑफ लिविंग होना चाहिए, जो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी कमी है। इफ यू गो टू यूरोप, योर लाइफ इज डिफरेंट, और आप यहाँ रहते हैं तो बहुत बड़ी समस्या। चलिए, आप सभी लोगों ने जो भी सुझाव दिए, आप लोगों की भूमिका जो है बहुत दिलचस्प है कि हर लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप इन्वेस्टर हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पॉलिसी मेकर हैं, यहाँ पे डिसीजन मेकर हैं, आप प्लान देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जब अगली बार मुलाकात होगी तो ये सारा कुछ कोऑर्डिनेटेड वे में निकल कर सामने आएगा और ईज ऑफ लिविंग जो है वो सामने निकल कर दिखेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।